वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। महाराष्ट्र में एक जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है 98% चांस है कि वो गिर जाए, जिसके सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तो ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसका रीजन है एकनाथ शिंदे शिवसेना के ही मेंबर हैं, लेकिन इनकी नाराजगी चल रही थी उद्धव ठाकरे से। इसके चलते इन्होंने क्या किया कि अपने तकरीबन 40 से ज़्यादा एमएलए को लेकर ये फरार हो गए। कहाँ पे? पहले सूरत गए, उसके बाद चले गए असम के गुवाहाटी में। अब वहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बात उद्धव ठाकरे माने, नहीं तो हम अपना समर्थन सरकार से वापस ले लेंगे। पूरा नंबर का गेम चल रहा है। नंबर चाहिए, जितना मार्किंग जो चाहिए, जो एक सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो बिना शिंदे की मदद से उद्धव ठाकरे के पास नहीं पहुंच रहा है। इसके चलते ये पॉलिटिकल क्राइसिस मच गया है महाराष्ट्र में। डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये भी समझेंगे कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का रोल, कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते हो सकता है इनकी सरकार बच भी जाए या गिर भी जाए। साथ ही साथ ये भी समझेंगे फ्लोर टेस्टिंग से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो सभी चीज़ें डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर गेम समझने से पहले समझते हैं महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी क्या चीज़ है, महाविकास आघाड़ी क्या बला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाविकास आघाड़ी बहुत लेटेस्ट में फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ? 2019 में फॉर्म हुआ था, जब महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो उसी के चलते एक गठबंधन किया गया था। किसके किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में, शिवसेना के बीच में और एनसीपी के बीच में। इनके बीच में एनसीपी के हेड कौन है? शरद पवार हैं। शरद पवार एनसीपी के हेड हैं। शिवसेना के हेड कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। साथ ही साथ आप देख लीजिए कांग्रेस के हेड जो भी इस टाइम है, सोनिया गांधी उस टाइम थी। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? एक गठबंधन किया। उस गठबंधन का नाम क्या किया? महाविकास आघाड़ी। ठीक है। अब जो सिंधे हैं, सिंधे की समस्या यही है। सिंधे क्यों अपने विधायकों को लेके भाग गए? इसलिए लेके भाग गए कि उनकी समस्या ये है कि उनका मानना है, पहली बात, हमको पूरा इज्जत नहीं मिलता है। अब उनको चाहिए पूरा इज्जत। इसको सिंधे को सिंधे को चाहिए, वो चाहते हैं, उनका मन ही मन कह रहा है कि हमको जो है डिप्टी सीएम बना दो, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, उनका कहने का मतलब ये है कि जो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन किया हुआ है शिवसेना ने, इस शिवसेना के ही मेंबर हैं। जो ये आपके सिंधे हैं, एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना के ही मेंबर हैं। लेकिन अब शिवसेना से ये अलग होकर कह रहे हैं, उन अपने डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने एमएलए हैं, हमारी बात मानो। क्या बात मानो? कि भाई आप महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाओ, शिवसेना महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाओ और बीजेपी के साथ गठबंधन करो। बीजेपी के साथ गठबंधन करो। महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को, एनसीपी को छोड़ दो, शरद पवार को छोड़ दो, जो चाणक्य माने जाते हैं इस टाइम वहां के, उनको छोड़ दो और बीजेपी के साथ एक गठबंधन करो और सरकार फॉर्म करो। अब देखो, नंबर का गेम चल रहा था। टोटल कितने महाविकास आघाड़ी के पास कितने मेंबर हैं? महाविकास आघाड़ी के पास टोटल एमएलए हैं 169 इस टाइम। ठीक है। और मेजॉरिटी मार्क कितना है? 145, 145 है। बीजेपी के पास कितना है? 113 है। ठीक है। तो अब इसमें से तकरीबन क्या हुआ? 160, 169 से कितना, तकरीबन 40 से ज़्यादा, इस टाइम तो न्यूज़ में आ रहा है कि 52 से ज़्यादा एमएलए जो है महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ चुके हैं और वो चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के हैं, तो पार्टी विप जारी हुई कि आप जो है, पार्टी विप तो जारी ही होती है, आपको पता होगा कि विप के खिलाफ नहीं जा सकते। और विप जारी हुआ है कि आप पार्टी के साथ रहिए, पार्टी की बात मानिए और महाविकास आघाड़ी के साथ रहिए। लेकिन शिवसेना के मेंबर्स जो शिंदे को सपोर्ट करते हैं, वो तो चले गए हैं गुवाहाटी और वो मान नहीं रहे। तो हो सकता है इनके खिलाफ क्या हो जाए? एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होता है और इसका क्या इंपैक्ट होगा यहाँ पर। खैर, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया हुआ है। तो अब देखो, नंबरिंग का मैटर है 169। तो अब देखो तकरीबन, अब 60 मेंबर या 50 मेंबर निकाल दीजिएगा तो कितने बचेंगे इनके पास? टोटल 120 मेंबर के आसपास बचेंगे। मेजॉरिटी मार्क कितना है? 145 है। और ये सारे मेंबर कहाँ जाएंगे? बीजेपी के पास चले जाएंगे। तो हो सकता है कि एनडीए के अलायंस में कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। ठीक है। तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी है। नंबरिंग का गेम चल रहा है, महाविकास आघाड़ी के साथ अलग होने की बात चल रही है। सिंधे कह रहे हैं कि भैया हमसे अब ना बर्दाश्त हो रहा, हमको चाहिए पूरी इज्जत। क्या इज्जत चाहिए? हमको बनाओ डिप्टी सीएम, साथ ही साथ हमारी बात मानो। और ऐसा बहुत बारी मतलब खुन्नस था, कुछ होता है ना, तात्कालिक रीजन होता है, एक दीर्घकालिक रीजन होता है। तो स्टार्टिंग में दीर्घकालिक जो रीजन था इनका कि महाविकास आघाड़ी के साथ पहले अलग हो जाओ, लेकिन तात्कालिक रीजन भी कुछ था। क्या हुआ? इनको ना मिली इज्जत। कैसे ना मिली इज्जत? हुआ क्या कि इनको बहुत देर तक शिवसेना के जो सीएम हैं उनसे मिलने के लिए गाड़ी में बैठाए रखे। कुछ दिन पहले की सोमवार की बात थी। तो इसके चलते इनको लग गया बहुत गुस्सा। उन्होंने कहा कि ना,
अब हमको चाहिए पूरी इज्जत, हमको बनाओ डिप्टी सीएम, हमको बाहर काहे लिए रखे। ठीक है, इसके चलते ये सारा कांड स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसके पीछे जो रीज़न था मैंने आपको बताया ही कि इनको चाहिए कि बीजेपी के साथ इनका जो है गठबंधन कराइए, महाविकास अघाड़ी के साथ छोड़ दीजिए गठबंधन। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों इतना शिंदे जो है एकदम कह रहे हैं कि नहीं नहीं एकदम बीजेपी के साथ चले जाइए। बात यह है कि बीजेपी ने भी इसमें गेम खेल दिया है। किया क्या है, ईडी को इनके पीछे छोड़ दिया है, शिंदे के पीछे छोड़ दिया है। तो अब ईडी से बचना है तो बीजेपी के पास जाइए, और जब बीजेपी के पास आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी धुलाई हो जाएगी, ईडी पीछा छोड़ देगी, आप जो है पाक साफ हो जाएंगे। कहानी ऐसे जो चलती है, तो कहानी यहाँ पर भी सेम हो रही है। अब बीजेपी की बात नहीं मानेंगे तो शिंदे जेल जाएंगे। अब शिंदे की बात अगर उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे तो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर जाएगी। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी चल रहा है। अब बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शिवसेना को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। शिवसेना के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। शिवसेना कब फॉर्म की गई थी? शिवसेना जब फॉर्म हुई थी 1966 में, 1966 में शिवसेना फॉर्म की गई। किन्होंने फॉर्म किया था? बाल ठाकरे ने फॉर्म किया था। एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने फॉर्म किया 1966 में शिवसेना को। और ये राइट विंग मराठी रीजनलिस्ट पार्टी है, अल्ट्रा हिंदू वाली पार्टी है, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मराठी पीपल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मराठी पीपल ओवर द माइग्रेंट, जितने माइग्रेंट जाते हैं कहते हैं कि भैया काहे माइग्रेंट आ रहे हैं मुंबई में, हम मराठी लोगों को जॉब दो। मतलब बहुत मराठा ओरिएंटेड काम ये करने की कोशिश करते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो होता है मराठी पीपल को दिया जाता है इनके हिसाब से। ठीक है, चुनाव चिन्ह तीर और कमान है, इसलिए कह रहे हैं। अब वो ओरिजिनल शिवसेना वाले और लोकल शिवसेना वाले में एक झड़प चल रही है। ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि बाल ठाकरे जी के हम जो है सेवक हैं, और जो शिंदे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम बाल ठाकरे जी के सेवक हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानेंगे। कहानी ऐसे चल रही है। ठीक है, अब रूल आता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। देखो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग चले गए हैं, खासकर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे को मानने वाले लोग हैं वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनका मानना है कि जो शिंदे हैं इन्होंने गलत किया है। क्या गलत किया है? एक तो जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ ही समझ लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? 10th शेड्यूल में आया ये 1985 में। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 10th शेड्यूल में, जिसके तहत कहा गया कि आया राम और गया राम का जो कॉन्सेप्ट है भाई, इसको बंद करते। हो क्या रहा था, जैसा अभी सीन हुआ है ना, ऐसे 1967 के पहले भी बहुत हुआ है। होता क्या था कि पैसे और पार के लालच में एमपी एमएलए इलेक्शन होने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। सपोज करो चुनाव हुआ, चुनाव में कोई पार्टी जीती, 4-5 लोग 10 लोग मिलके एक पार्टी फॉर्म किए, गठबंधन किए, सरकार बना लिए। लेकिन उसके बाद दूसरी पार्टी ने लालच दिया एमपी एमएलए को, और उन्होंने जो सरकार जिस पार्टी ने फॉर्म करी थी या जिस अलायंस ने फॉर्म किया था उसको छोड़ के चले गए ऑपोजिशन में। जब ऑपोजिशन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार माइनॉरिटी में हो जाएगी, मेजॉरिटी खो देगी अपनी, और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्टिंग होगी तो अपना जो है विश्वास मत खो देगी सरकार, और सरकार गिर जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत चला 1967 तक। कहानी बहुत देखी गई। 1985 में अमेंडमेंट किया गया, कहा गया कि अगर 1/3 मेंबर से कम, अगर 1/3 से कम मेंबर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। पूरी कहानी है इधर, पूरी कहानी है इधर। पहले 1/3 था, उसके बाद 2/3 कर दिया गया। देखिए क्या किया गया, यहाँ पे देखिए 1985 के एक्ट से क्या किया गया कि 1/3 मेंबर, इलेक्टेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के चले जा सकते हैं, तब मर्जर कहलाएगा। 1/3 चले जाएं। ठीक है, सपोज करो कि कोई पार्टी में 100 मेंबर थे, इन्होंने सरकार फॉर्म किया, लेकिन इसमें से 1/3 यानी तकरीबन 33% मेंबर को क्या लगता है कि नहीं नहीं हमारी इस पार्टी के साथ नहीं जम रहा है, हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। तो 1/3 गए तब तो ठीक है, इसको मर्जर कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। लेकिन अगर मान लो कि इसमें से 20 मेंबर निकल के चले गए दूसरी में पार्टी में, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनकी अपनी सदस्यता खो देंगे, एमएलए नहीं रह जाएंगे। ये कहानी 1985 के एक्ट से किया गया। लेकिन 1/3 भी बहुत कम संख्या थी, और फटाफट 1/3 पूरे हो जाते थे, निकल चले गए, सरकार गिरा दी, इंस्टेबल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट रुक गया, बहुत समस्या हुई। 2003 में और परिवर्तन किया गया इसमें, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत कहा गया कि भैया अब 1/3 नहीं, 2/3 मेंबर अगर राजी होंगे किसी दूसरे पार्टी में मर्ज करने के लिए अपने आप को, तभी वो मर्जर कहलाएगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
तकरीबन 66% मेंबर जाने चाहिए कि नहीं हम दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं। तो जो 1/3 नहीं जाना चाहते हैं उनकी फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि वो किसी पार्टी में नहीं, जो उसमें थे पहले से उसी में रहेंगे। लेकिन 2/3 दूसरे में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए, डिस्क्वालीफाई आप नहीं होंगे। ये कहानी अब तक जो है एंटी डिफेक्शन लॉ कहता था। अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ कि 40 मेंबर 50 मेंबर ही जा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई होने के चांस पूरे पूरे हैं इनके, डिस्क्वालीफाई होने के पूरे पूरे चांस हैं इनके। अब क्या होगा, अब जैसे और जितने रिमेनिंग एमपी एमएलए हैं महाराष्ट्र में, ये भी मिल जाएंगे शिंदे के साथ और जाके जो पार्टी फॉर्म होने वाली सरकार बने उनके साथ चले जाएंगे। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्वालीफाई हों। हालांकि ये तो फ्यूचर के गर्त में है कि कितने लोग बाहर जाते हैं। अगर 2/3 से कम जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पक्की बात है। खैर, एक सवाल आता है ये कि क्या इस पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? क्या डिस्क्वालिफिकेशन जो स्पीकर का एक जो है एक एक मतलब एक ऐसा राइट है जो स्पीकर के पास ही है, तो क्या इसमें जुडिशियल रिव्यू लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें जुडिशियल रिव्यू लागू होता है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, एमपी एमएलए। ये एमपी और एमएलए दोनों के संदर्भ में लागू होता है, ठीक है। वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी अर्जी लगा सकता है कि भैया हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो है जुडिशियल रिव्यू करो, जुडिशियल रिव्यू करो, हमको बचाओ, ठीक। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हालांकि कोई टाइम फ्रेम इसके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि किन किन ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एक मेंबर, जैसे कि वॉलेंट्री गिव अप करने अपना मेंबरशिप, उसके अलावा पार्टी विप के खिलाफ वोटिंग करे, उसके अलावा अब्सेंट रहे लगातार 15 दिन तक बिना बताए, ठीक है, पार्टी की वोटिंग से जो है हटा रहे, उसके अलावा इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, या नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। 6 महीने की एक्सपायरी के बाद अगर कोई जो है नॉमिनेटेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके अलावा 1/3 और 2/3 की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी। तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट मैटर हैं आपने सीख लिया होगा, आई थिंक। मुझे नहीं लगता है कि अब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई इशू होगा। अब बात कर लेते हैं कि संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है और कहता है कि फ्लोर टेस्टिंग होगा। फ्लोर टेस्टिंग से रिलेटेड जो पार है उसकी बात कौन करता है संविधान, आप बताइए। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, मैंने आपसे कहा था कि आप बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संविधान का जो फ्लोर टेस्टिंग से रिलेटेड मैटर को डील करता है। तो चलिए समझ लेते हैं। फ्लोर टेस्टिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 174 का सब पार्ट 2 का बी, ठीक है। ये पावर देता है गवर्नर को कि डिसॉल्व कर दे असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे 174 कहता है कि गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। उसके अलावा अपनी दिमाग भी लगा सकता है, अगर मेजॉरिटी डाउट में है तो गवर्नर अपना दिमाग लगा सकता है, अपना माइंड लगा सकता है कि भैया लगता है सीएम मेजॉरिटी में नहीं बचे, तो चलो असेंबली डिसॉल्व करते हैं, नई पार्टी को आमंत्रित करते हैं कि आइए अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कीजिए, गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, नई पार्टी को बुलाते हैं जो है गवर्नर। तो ये पावर किससे मिलता है? आर्टिकल 174, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है इसको। ऐसी कहानियां पहले भी हो चुकी हैं। 2020 में शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का एक केस हुआ था। इसके तहत भी गवर्नर ने ही पावर जो है जो है पावर ऑफ द स्पीकर फ्लोर टेस्ट के लिए जो है वो इसमें बताया गया था, बहुत डिटेल से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया था कि स्पीकर के पास पावर होती है कि वो फ्लोर टेस्टिंग का जो है एक मीटिंग बुला सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं कि फ्लोर टेस्टिंग करवाना है नहीं करवाना है। इसके लिए इसका पूरा पावर जो है वो होता है स्पीकर के पास, और असेंबली डिसॉल्व करने का पूरा पावर किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है। फ्लोर टेस्टिंग किस कंडीशन में हो सकती है? जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हुआ था कि फ्लोर टेस्टिंग को ही रद्द कर दिया गया था, बाद में हुआ भी फ्लोर टेस्टिंग वहाँ पर। फ्लोर टेस्टिंग जब लगता है स्पीकर को और पार्टीज डिमांड करती हैं कि सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, आप इनका टेस्ट कीजिए, तो फ्लोर टेस्टिंग अगर स्पीकर को लगता है तो करा जा सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 175 का सब क्लास 2 कहता है कि गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज़ नंबर्स। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 175 कहता है कि भैया गवर्नर को भी पावर है कि वो समन कर सकता है हाउस को कि भैया जो गवर्नमेंट है उसके पास नंबर्स हैं मेजॉरिटी के, तो गवर्नर के पास भी
पावर है। डिटेल जजमेंट में सारी बातें निकल के आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर ना स्टेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती रहती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक बारी मैंने आपको बताया कि गवर्नर के पास पावर होती है भैया फ्लोर टेस्ट का, एक बारी मैंने आपको बताया कि पावर तो यार स्पीकर के पास होती है। तो आप कहोगे यार सुधीर तुमने ना मचा के खिचड़ी कर दी, क्या बताओ इसमें कुछ अलग कर, ये दोनों में डिफरेंस बताओ। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब जब असेंबली का सेशन चल रहा होता है, जब सत्र चल रहा होता है, तो उस टाइम अगर फ्लोर टेस्ट का बात आ जाए तो उसके उससे रिलेटेड जो है डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। कि अगर सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, हाउस इन द सेशन है, तो फ्लोर टेस्ट का पावर स्पीकर के पास है। लेकिन असेंबली डिसॉल्व है कुछ वक्त के लिए, ठीक है, सेशन मतलब सत्र नहीं चल रहा है, तो उस टाइम रेजिड्यूरी पावर किसके पास होती है? वो होती है आपके गवर्नर के पास। आर्टिकल 163 अलाउ करता है फॉर द फ्लोर टेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर के पास यहाँ पे पावर आ जाती है। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छा है, समझ के रखना, एक काम करेगा आपको। तो बस इतनी सी बात थी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आप समझ गए हैं क्या मैटर चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या नंबर का इशू है, दल बदल कानून, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और रिमेनिंग अगर मुझे लगता है कुछ अपडेट करने लायक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।